नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सुरेश कुमार जी, नमस्कार गोविंद भारद्वाज जी, राजा राज नमस्कार, राकेश गरेवाल, संजय तालान, जैनुल अब्दीन, संतोष सहानी, हिम्मत सिंह यादव, परविंदर सिंह, मनोज पवार, विकास चौधरी, जयबीर मलिक, अभिषेक सोनी। एग्जाम रद्द क्यों हो? बताती हूँ क्यों हो। संजीव चंदावास, तरुण किशोर नवल, सुमी जांगड़ा, केशव चहल, राजू पांडे जी, सुमित मलिक साहब, सुमी जांगड़ा, अभिषेक सोनी, नफीस अहमद, प्रवीण सांगवान, अजय संवल मेहराणा, सुंदर सुथर। नेगेटिव मार्किंग पर कभी बोलोगे या नहीं? नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए एचएसएससी के सभी एग्जाम्स में, क्योंकि तुक्कों से सबका सिलेक्शन होता है यहाँ पर मोस्टली। तो नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, और इस पर मैं फिर कभी लाइव आऊंगी, क्योंकि अभी आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। पिछले 2 दिनों से अखबारों में, न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे गजब चीजें देखने को मिल रही हैं। मतलब जो चीज हमने कभी सिर्फ सुनी थी वो देखने को मिल रही हैं, और ये एक बिल्कुल साफ तौर पे ब्लैटेंट ऐसे करप्शन का जो एक्ट जो सामने दिखा है, उसने एकदम से सारे अभ्यर्थी जितने हरियाणा के जो तैयारी करते हैं ग्रुप ए से लेके ग्रुप डी तक की सर्विसेज के, उनका मनोबल तोड़ के रख दिया है। संजीव शेरपुर बोल रहे हैं पकड़ा भी तो सरकार ने ही है। तो क्या कहना है, आप कहना क्या चाहते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन पकड़ता? मैं पकड़ती, पड़ोसी पकड़ते, आप पकड़ते, कौन पकड़ता? सरकार ही पकड़ती ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आपका सिलेक्शन कैसे होगा? पहले मैं नहीं जाऊंगी कांग्रेस, अब मैं नहीं आऊंगी बीजेपी, मैं किसी चीज पे नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों पे रहूंगी। सिलेक्शन होना चाहिए, आप जो एग्जामिनेशन में 100 प्रश्न मार्क करके आते हैं उसके आधार के ऊपर। लेकिन क्या सिलेक्शन उस आधार के ऊपर हो रहा है? नहीं। पर्ची खर्ची वाला जो जुमला, बिना पर्ची बिना खर्ची, पारदर्शिता से भर्ती, मैं इसको शुरू दिन से जुमला कह रही हूं। कारण उसका ये है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है। पारदर्शिता केवल नाम की है, पारदर्शिता नहीं है। पर्ची खर्ची वाला अब सामने आ गया है। पर्ची खर्ची का अब तो विकास किया है हरियाणा ने, अटैची सूटकेसेस तक बात पहुंच गई है। एक हरियाणा का इतना बड़ा अधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन स्टेटस, एचपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, अपने दफ्तर में बैठ के अपने डेस्क के ऊपर 1,07,94,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये छोटी बात नहीं है। क्यों नहीं है ये छोटी बात? पहली बात, इतनी बड़ी रकम अपने आप में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत है। इतनी बड़ी रकम पंचकुला के सेक्टर 4 में पहुंची कैसे? उस रकम को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं रोका। दैट इज ब्लैक मनी। वो मनी वहां तक पहुंच गया, पुलिस किसी को कुछ नहीं पता है, जा रहे हैं। जब इलेक्शंस होते हैं भैया, तब गाड़ियां रोक रोक के देखा जाता है, वीडियो बनाई जाती है कि कहीं कोई ब्लैक मनी तो नहीं लेके जा रहा, कुछ नहीं लेके जा रहा। इतनी बड़ी रकम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तक पहुंच गई, पहली बात। दूसरी बात, फोन पे डिप्टी सेक्रेटरी साहब मंगवा भी रहे हैं कि ले आओ सीधा मेरे दफ्तर में, तो दफ्तर में लेके जाना, बेझिझक उसे मंगवाना, वहां अटैची खुलना, ये छोटी बात समझते हो? इसका वो तो रोजमर्रा का उनका काम था, रोज की बात थी अटैची आना। वो जा रही है, वो खोल भी रहे हैं। तो ये कितनी अटैचियां आई होंगी, कितनी अटैचीज गई होंगी? और क्या अकेले अनिल नागर इन्वॉल्व होंगे? क्या अकेले अनिल नागर इतनी बड़ी रकम ले रहे होंगे, अटैचीज ले रहे होंगे? कमीशन में और कोई नहीं होगा?
डिप्टी सेक्रेटरी साहब की नाक के नीचे ये हो रहा है, चेयरमैन साहब मेंबर्स के नाक के नीचे ये हो रहा है, और वो होने दे रहे हैं। वो होने दे रहे हैं तो वो इनकम्पिटेंट हैं। तो फिर उनका भी उनके पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं बनता। इतने इनकम्पिटेंट हमें अधिकारी नहीं चाहिए, इतने इनकम्पिटेंट हमें अफसर नहीं चाहिए भाई। या फिर वो भी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। इतनी बड़ी रकम डिप्टी सेक्रेटरी अकेले खा रहे थे। डिप्टी सेक्रेटरी जिसमें एचसीएस से लेके डेंटल सर्जन की वो पोस्ट से लेके इनको क्या कहते हैं वीएलडीए और ये एएनएम ये सब एचएसएससी के पोस्ट भी संभाल रहे थे। कमाल के सुपर हीरो थे फिर वो तो यहां हम क्या चाहते हैं? यहां हम चाहते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इन्वॉल्व हो वो सब के सब इस जांच के दायरे में आए, उनसे सख्ती से पूछताछ हो और पता चले। क्योंकि इस एक घटना ने सभी अभ्यर्थियों के दिलों में एक संशय पैदा कर दिया है कि क्या पढ़ाई से हमारा सिलेक्शन होगा, हम आगे अपने बच्चों के साथ क्या करें। क्यों ना, यदि आप नहीं इसको रोक पा रहे हैं तो क्यों ना आप आगे ऐसा कर दें कि जैसे ही किसी का बच्चा पैदा होता है उसके आप बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक रेट कार्ड भी दे दें कि ये रेट कार्ड है, तुम्हें अपने बच्चे को ग्रुप डी में नौकरी करवानी है तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे आज से 18-20 साल बाद। तो इसके लिए एक एफडी अकाउंट भी खुलवा लो। क्लर्क बनाना है तो इतने देने पड़ेंगे, एचसीएस बनाना है तो इतने देने पड़ेंगे, सर्जन बना रहे हो तो इतने देने पड़ेंगे। क्यों ना खुलेआम ही आ जाओ, इसको लीगल ही कर दो। क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि ऐसा ही कैश फॉर जॉब स्कैम 2019 में भी पकड़ा गया था, एचएसएससी का ही पकड़ा गया था। कैश फॉर जॉब स्कैम बहुत बड़ा था वो। उस समय एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी ने अधूरी सी रिपोर्ट पेश कर दी थी हाई कोर्ट में, जिसमें हाई कोर्ट में जज साहब ने कहा था कि ये क्या रिपोर्ट तुमने मुझे दी है और इसकी सीबीआई से जांच करवाओ। रातों रात रोस्टर चेंज हो गया, जज दूसरे आ गए और फिर सीबीआई के नुमाइंदे आके कहते हैं कि हम ये केस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद हरियाणा सरकार ने कहा था कि हम इसकी हाईएस्ट लेवल पे जांच करवाएंगे और इसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी टेबल की जाएगी। कहां गई वो हाईएस्ट लेवल? कौन सी कमेटी गठित हुई भाई हाईएस्ट लेवल की? हरियाणा सरकार यहां ये बता दे, 30 जनवरी 2019 को हाई कोर्ट में कहा गया था, कहां है वो हाईएस्ट लेवल की कमेटी और कहां है उसकी रिपोर्ट? वो भी ऐसे ही दब गया था मामला, शायद ये भी ऐसे ही दब जाएगा। तो जब कुछ करना ही नहीं है तो ये थोड़ा सा जो अखबारों में हो हल्ला मचा के थोड़ा बहुत करके इसको छोड़ देते हैं, फिर अगले किसी इंसिडेंट का हम इंतजार करते हैं बोलने के लिए, फिर उससे अगला कोई और इंसिडेंट हो जाता है और सरकार अपनी पारदर्शिता का सबूत ऐसे देती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सरकार कर तो रही है, उनको ऐसा लगता है ये चीज, तो भैया होने दो इस चीज को। एक काम करो, लीगली कर दो इस चीज को, सीधा पैसे ही बता दो कितने लगेंगे कितने नहीं लगेंगे। हम अपने बच्चों की पढ़ाइयों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, स्कूलों की फीस दे रहे हैं, कॉलेजों की फीस दे रहे हैं। एक काम करते हैं ना, हम लोग उनके लिए पैसे जोड़ लेते हैं, पता चल जाएगा ग्रुप डी में 10 देने हैं, क्लर्क में 12 देने हैं, जेई में 15 देने हैं, एसआई में 20 देने हैं, एचसीएस में 1 करोड़ देना है। कर लेते हैं इकट्ठे, क्या जरूरत है? स्कूल कॉलेज की फीस भी दे रहे हैं, आगे लड़की की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं। बहुत गलत हुआ है ये। 1 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती है, किसी की तो उम्र भर की कमाई होती है ये, जो ये रोजमर्रा के उसमें ले रहे थे। जांच के दायरे में सब अधिकारी आने चाहिए और इसका कोई ना कोई जिम्मेदारी भी ले। अकेले अनिल नागर के बस की ये बात नहीं थी, बड़े बड़े और भी अधिकारी इन्वॉल्व हुए होंगे। और यदि सरकार सच में पारदर्शी है तो उन सबके नाम आने चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब दूसरी चीज, किसी भाई ने मुझे यहां से पूछा कि एग्जाम रद्द क्यों होने चाहिए। जब से अनिल नागर ने पदभार संभाला तब से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इनकी वजह से। इसका मतलब उस एग्जाम की कोई सैंक्टिटी ही नहीं थी, सैंक्टिटी वाज रिग्ड। उस एग्जाम की पवित्रता ही नहीं बची। तो यदि एक भी अभ्यर्थी ऐसे सिलेक्ट हुआ है, उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, तो उस एग्जामिनेशन को तो इनको उड़ाना ही पड़ेगा।
जैसे एचसीएस के प्रीलिम्स में इन्होंने बोला कि 2 अभ्यर्थियों से इन्होंने 20-20 लाख रुपए लिए, और जिन अभ्यर्थियों से इन्होंने 20-20 लाख रुपए लिए, यदि उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो एचसीएस प्रीलिम्स को रद्द करके दोबारा एग्जाम करवाना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये उनके साथ एग्जाम करवाते हैं तो भी गलत, और यदि ये उनको बाहर निकालते हैं तो भी गलत। बाहर निकालते हैं तो हमें क्या पता 2 की जगह 20 हो, 2 की जगह 50 हो। अनिल नागर ने सिर्फ 2 बताए हो, हमें क्या पता उन 2 ने आगे अगले 4 को ना बता दिया हो, अगले 4 ने 40 को ना बता दिया हो, 400 का ना बता दिया हो, हमें क्या पता। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कमीशन है, जिसके ऊपर पूरा फेथ है कि ये फेयरनेस से एग्जाम करवाएंगे। वहां एक भी अभ्यर्थी यदि ऐसे सिलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी ही खत्म हो गई, वो 0 हो गई। और यदि आप इनके साथ एग्जाम करवाते हैं तो कृपया करके हमें यह बता दें कि कितने अभ्यर्थी ऐसे गलत होंगे, तब आप एग्जाम कैंसिल करेंगे। यहां मैं सेट प्रेसिडेंस देना चाहूंगी एचसीएस जुडिशरी का एक बार एग्जाम हुआ था और वहां पे ऐसा ही कुछ हुआ था। वहां 2 जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उनके पास पेपर लीक पहुंच गया था जुडिशरी का, ये हनी ट्रैप वाला मामला है। तो वहां उनके पास पहुंच गया था और जुडिशरी का वो उन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में टॉप किया था, और ये पता चल गया था कि इन दोनों ने थोड़ा कोई घपला करके, कोई भ्रष्टाचार करके ये एग्जामिनेशन टॉप किया है। तो वहां जुडिशरी ने एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी बरकरार रखने के लिए सुओ मोटू यानी कि खुद से वो एग्जाम ही रद्द कर दिया था। तो एचसीएस क्यों नहीं होगा, तो डेंटल सर्जन क्यों नहीं होगा, तो वीएलडीए क्यों नहीं होगा, तो एएनएम क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारे होने चाहिए। साहिल पंडित जी कह रहे हैं मैम कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं होने वाला लाइन ना मेरे सामने मत बोला करो, सब कुछ होगा विद टाइम, हो रहा है और होगा। रिक्रूटमेंट में प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे, और यदि ये इसके साथ चलते हैं तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, कोई मतलब ही नहीं बन जाता है फेयरनेस से एग्जाम कंडक्ट करवाने का। एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी खत्म होगी। तुमने 150 प्लस कैंडिडेट्स लेने हैं, सबसे बड़े अधिकारी बनाने हैं, उसकी पहली प्रोसेस से तुम्हें पता चल गया कि फेयरनेस खत्म, उसकी पहली प्रोसेस से ही तुम्हें पता चल गया कि 20-20 लाख रुपए दे के लगा रखे हैं। उस एग्जामिनेशन को आगे चलने दोगे? हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम यहां अब बात करेंगे कि हमारी मांग क्या है। दूसरा, मैं एचसीएस केस को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं कि एचसीएस केस में क्या हुआ था, और एचसीएस के बारे में हम अलग से बात करेंगे। डेंटल सर्जन की भी, अब आप एक बात देखो, कोई भी एग्जाम ही लेते, डेंटल सर्जन का जैसे इन्होंने एग्जाम लिया, इन्होंने रिवाइज की तक नहीं दी। 15 से 20 सवाल उसमें बता रहे, 10 से 15 सवाल गलत थे, रिवाइज की नहीं मिली है, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी। ऐसे ही एचसीएस का एग्जाम, इतना बड़ा एग्जाम है, स्टेट लेवल का इतना बड़ा एग्जाम है, लेकिन रिवाइज की नहीं दी। क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं करते हो? उसके बाद अपने कमीशन बैठ के इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत भी लेने लग रहे हो, जो जी कर रहा है उसको पास कर रहे हो, जो जी कर रहा है वही पिक एंड चूज क्वेश्चन भी ये रख रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी की मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इसके ऊपर भी आएंगे। साथ ही यहां एक और गंभीर बात है कि हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का भारी मात्रा में चयन भी होने लग रहा है। जो एचसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसका जो मेंस का, ये बाहर की मैं बात बताती हूँ, कोई ग्रुप है, वहां पर एक पोल करवाया गया कि कितने अभ्यर्थी हरियाणा के हैं और कितने अभ्यर्थी हरियाणा से बाहर के हैं। तो उस पोल में क्या हुआ, 64% अभ्यर्थी हरियाणा के एवं बाकी 36 हरियाणा से बाहर के थे। अब जो 64% हरियाणा के हैं, उसमें तो हरियाणा के हर एक कैटेगरी के होंगे, जनरल के भी, रिजर्व्ड, ओबीसी, एससी सभी हैं, लेकिन हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थी तो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट वो माने जाएंगे। तो जो वो 36% है, आप समझ रहे हो कि 60% से ज्यादा अभ्यर्थी बाहर के, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये लोग हमारे एचसीएस में compete करने वाले हैं हमारे अभ्यर्थियों के साथ, जिनकी संख्या 40 से 45% है। तो ये भी कितना बड़ा इशू है अपने आप में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरियाणा जीके नहीं पूछी गई।
एचसीएस के एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हरियाणा जीके नदारत थी, पूछी ही नहीं गई, जिसके कारण ऐसा कांड हुआ। आइए अब हमारी मांग के ऊपर बात करेंगे हम लोग। ग्रुप ए बी सी डी किसी भी एग्जाम की कोई सैंक्टिटी नहीं बची है। इनके कार्यभार संभालने के बाद, अनिल नागर की मैं बात कर रही हूं, और इनसे जुड़े हुए जो भी इनका रैकेट है जो चल रहा था किसी भी टाइम से, उस समय के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं, कृपया करके उन सब की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, हाईएस्ट लेवल की एसआईटी गठित की जाए, और यदि हो सके तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की हम लोग मांग करते हैं। कृपया करके एक बाहर थर्ड एजेंसी इन्वॉल्व कीजिए, जो हरियाणा की नहीं है, सेंटर की एजेंसी है, उसे इन्वॉल्व कीजिए और वो लोग यहाँ पे आके और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। पर्ची खर्ची हमने देख लिया है, कृपया करके इस जुमले को बोलना बंद करें, हमारे कान के पर्दे फटने वाले हैं। 2019 में जो कैश फॉर जॉब स्कैम आपने बीच में छोड़ दी थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी आपको रिपोर्ट टेबल करनी थी, कृपया करके वो भी कीजिए। तब तक के लिए सारे एग्जामिनेशन और उनके रिजल्ट पोस्टपोन कर दीजिए। हालांकि ये कवायद स्टार्ट भी हो गई है, मेंस का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उसके बाद एचएसएससी ने भी कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन करे हैं, इंटरव्यूज पोस्टपोन किए हैं, वो पोस्टपोन हो, साथ ही रिजल्ट, साथ ही जो आगे एग्जाम होने वाले हैं वो, जब तक ये पूरी प्रोसेस जो आपकी इन्वेस्टिगेशन की है वो पूरी हो जाती है या नहीं। इसके बाद जितने भी एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जिसमें 90 मार्क्स आए हैं, क्लियर कट साफ देखने से पता चल रहा है कि उसमें पूरी धांधली हुई है, उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस और पूरा रिक्रूटमेंट कमीशन शक के दायरे में आ चुका है, शक के घेरे में आ चुका है। हर एक की गहनता से, बारीकी से जांच हो, बड़े से बड़े अधिकारी से लेके छोटे से छोटे कर्मचारी तक। ओएमआर शीट्स ब्लैंक छोड़ी जाती हैं। मेरा एक ही मत है इस चीज को बोलने का कि यदि ओएमआर शीट ब्लैंक छोड़ी जाती है तो कमीशन में कोई ना कोई तो होगा जो उन्हें भरता भी है, तो उनको पकड़ा जाए। बाहर जो भी एजेंसी पेपर बना रही है वो कैसे पेपर लीक होने देती है, कैसे किस किस अधिकारी को दे देती है, कैसे कैसे चले जाते हैं, वहां तक भी उनके तार जोड़े जाएं, उनसे पूछा जाए। अब अनिल नागर पे मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे केसेस लग गए होंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सैंक्शंस लगाए गए होंगे, ब्राइबरी, फ्रॉडरी, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, डिपार्टमेंटल एक्शन फॉर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटीज, सस्पेंड भी ये जल्दी कर दिए होंगे। लेकिन इनके संरक्षण में हुए एग्जाम्स की कितनी सैंक्टिटी होगी, बार बार वही चीज आ जाती है, तो उसके ऊपर पूरी जांच होनी चाहिए। इन्होंने एचसीएस केस में स्पेशली 2 अभ्यर्थियों के नाम लिए हैं, उन दोनों अभ्यर्थियों की जांच हो, पता चले वो सिलेक्ट है तो एग्जाम को उड़ाओ। साथ ही 150 अभ्यर्थियों के इन्होंने नाम लिए हैं। 150 अभ्यर्थी जिस एग्जामिनेशन से थे, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन जिस भी स्टेज पे हैं उन्हें उड़ाया जाए, दोबारा करवाया जाए। राइट, तो ये हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए। यदि सरकार चाहती है कि सरकार के ऊपर दोबारा विश्वास कायम हो अभ्यर्थियों का, यदि सरकार चाहती है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिल्कुल फेयर तरीके से हो, तो ये सब मांगे माननी चाहिए सरकार को। जितेंद्र शर्मा जी, मैंने यही बोला है कि कैंसिल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एचसीएस केस की। एचसीएस केस में आप ये देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, की आई, ऑब्जेक्शंस फाइल हुए, लेकिन रिवाइज की नहीं आई। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है कि तुम सब कुछ करवा लेते हो लेकिन तुम रिवाइज की नहीं देते, कमाल हो रही है। फिर उसके बाद केस हुआ, शील्ड कवर में एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस और जो रिवाइज्ड की है वो जज साहब को दे दी गई। रिवाइज की क्या कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आप उसको सील्ड कवर में जज साहब को दे रहे हैं, जज साहब भी सील्ड कवर में उसे पढ़ रहे हैं। जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उसे भी एक्सपर्ट उसमें पढ़ा जा रहा है सील्ड कवर में, और बहाना क्या दिया जाता है कि एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिटी छुपा लो ना, रिवाइज की तो दे दो, आइडेंटिटी छुपा लो ना, लेकिन उनकी रिकमेंडेशंस तो बता दो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर एक कारण है, सीधा सिंपल सा सच ये था कि कोर्ट कभी भी एक्सपर्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उससे बाहर नहीं जाती है। यदि एक्सपर्ट कमेटी ये कह देना कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं मुंबई है, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा मुंबई है।
ऐसा बहुत सारे केसेस में हुआ है, मेरे केस में भी हुआ। हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और इसरो की आरटीआई रख दी, जहां इसरो के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि भाई ये आंसर है, लेकिन एचपीएससी के एक्सपर्ट ने कह दिया ये आंसर नहीं है, ये है। तो कोर्ट ने एचपीएससी के एक्सपर्ट की बात मानी, इसरो के डायरेक्टर की नहीं मानी। ये हमारे लॉ में फ्लॉ है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है जब इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी का गठन कोर्ट करती है, लेकिन यहां इस मामले में क्या हुआ, जो इस बार हुआ, एक क्वेश्चन कैसे रेक्टिफाई हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी ने पहले ही एचपीएससी को लिख के दे दिया था कि ये डाउटफुल है, इस केस से पहले ये डाउटफुल है और इसे हटा दिया जाए। लेकिन एचपीएससी से मिस्टेक हो गई, उन्होंने हटाया नहीं। मिस्टेक हो गया, उन्होंने जानबूझ के किया, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। तो उन्होंने वो प्रश्न हटाया ही नहीं। और ये जो रिकमेंडेशन थी एक्सपर्ट कमेटी की, ये गई थी सील्ड कवर में कि जी हमने तो कहा था, इन्होंने हटाया नहीं। तो इसका मतलब आप समझे एक्सपर्ट कमेटी की भी क्या सैंक्टिटी रह गई। हैरानी की बात है कि किसी ने भी कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर इस पॉइंट को रेज नहीं किया, किसी ने इस पॉइंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। एक्सपर्ट कमेटी की कोई सैंक्टिटी नहीं है, अगर उनकी कीज एचपीएससी को बतानी नहीं है और उनका ही डिसीजन फाइनल है, इन्हीं के अधिकारी को पिक एंड चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन ये रखेंगे, कौन सा क्वेश्चन ये नहीं रखेंगे, कौन सा क्वेश्चन ये ठीक करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। तो एक्सपर्ट कमेटी का क्या मतलब, ये तो इन्हीं के अधिकारी कर रहे हैं। 23 को कविता जोशी का भी जो रजिस्ट्रार की डॉटर हैं उनका भी केस है, और कोर्ट ने और ऑब्जेक्शन लेने से भी डिक्लाइन कर दिया। तो लेट्स सी उसमें भी क्या होता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि एक इस क्वेश्चन से पूरा पूरा रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, तो इसमें और अभ्यर्थी तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है वो जा क्यों नहीं रहे। जो मान लीजिए 12 गुना लेने हैं, जो इस रिजल्ट में नहीं आ रहे, उनको बाहर क्यों नहीं भेज रहे। कौन सा मेंस हुआ है, कौन सा मेंस के आपने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, रोल नंबर दे दिया, आपने फॉर्म भरवा दिया है, आप उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो केस की बात थी। अब केस के बाद जो ये अनिल नागर वाला मैटर हुआ है, इसमें जो अनिल नागर ने 2 अभ्यर्थियों के नाम लिए हैं, यदि वो पब्लिक हो जाते हैं, हमें पता चलता है फेयर इन्वेस्टिगेशन में, तब तो बचता ही नहीं है कुछ भी, तब तो एचसीएस उड़ाना ही उड़ाना पड़ेगा आपको, और कोई चारा बचता ही नहीं है। मैडम जी आप कभी आरटीआई क्यों नहीं लगाते हैं। संथल जोरार, आपको किसने कहा कि मैंने कभी आरटीआई नहीं लगाई। मैंने तो इतनी भर भर के आरटीआई लगाई हैं, जवाब नहीं मिलते हैं, वो अलग बात है। मैं तो एसआईसी तक गई हूं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन तक। मैं तो अपनी आंसर कॉपी निकलवा के लाई हूं मेंस की। पिछली बार हमारी सबकी मेंस की आंसर कॉपीज निकली थी, वो आरटीआई से ही तो निकली थी। वो तो इस बार इन्होंने दी नहीं, जो पिछला मेंस हुआ दी नहीं इन्होंने। कोई अभ्यर्थी अच्छे से मतलब लड़ा भी है तो इन्होंने आंसर कॉपीज दी भी हैं, तो उसमें इन्होंने मार्क्स छुपा लिए। खैर, करप्ट सिस्टम, सही बात है, हो चुका है बहुत बुरे तरीके से। और ये 1-1 करोड़ की रिश्वत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक अधिकारी का अपने ऑफिस में ऐसे बैठ के लेना और 1 करोड़ की ब्लैक मनी उस तक पहुंचना। यदि 1 करोड़ की ब्लैक मनी ऐसे पहुंची है तो तुम तो बम भी पहुंचा दो, बम पहुंचा दो, वो पहुंच जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, आतंकवादी पहुंच जाएंगे। कितना मुश्किल है जब 1-1 करोड़ ऐसे टैचियों में बंद हो के पहुंचते हैं, तो आतंकवादी का पहुंचना कितना मुश्किल है, चोर का पहुंचना कितना मुश्किल है, वहां पे बॉम्ब का पहुंचना कितना मुश्किल है। कुछ नहीं है, जैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बीच में रोक ही नहीं रहा है, कौन कितना कैश लेके जा रहा है, कैसे क्या क्या चीज चल रही है। ये तो सारा धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है। ये तो 2-3 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे थोड़ी हिम्मत दिखा दी और ये लोग पकड़े गए, अदरवाइज सब हो रहा था। जो इतने बेझिझक के तरीके से सब कुछ ले रहा है, तो उसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही। उसके ऊपर बैठे बड़े अधिकारी वो फिर इनकम्पिटेंट है, उनको कुछ नहीं पता चल रहा, उनकी नाक के नीचे इतना सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे। अब गेंद जाती है सरकार के पाले में कि सरकार इसके बारे में क्या करती है। यदि सरकार सच में पारदर्शी है, यदि सरकार सच में अभ्यर्थियों के प्रति, युवाओं के प्रति अपनी ड्यूटी इस चीज को समझती है, तो ये पूरी पूरी फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट हम सबके सामने होगी, और ये जितने सारे एग्जामिनेशन हुए ये टोटली रद्द होंगे। यदि किसी का कोई सवाल है तो मैं यहां सवाल लेती हूं, अदरवाइज अपनी मांग उठाओ
अच्छे तरीके से जाग जाओ, हमारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है, इस चीज को रियलाइज करो, रियलाइजेशन अपने अंदर लो, अपने जो अधिकार हैं उनको बाहर निकालो, वोकल हो उस चीज के लिए, मांग करो उस चीज के लिए, लड़ो उस चीज के लिए। मैम डेंटल में आरटीआई लगाई है, डिटेल मिलते ही आपको मेल करेंगे। ओके, प्लीज आप मुझे ईमेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, जिसके पास जो भी जानकारी आती है मुझे बताइए। मैम इसमें एक बंदा नहीं, पूरा सिस्टम ही साथ मिलेगा। सुमित कुमार, बिल्कुल मिलेगा, एक बंदे का काम है क्या, 1-1 करोड़ रुपए, कमाल हो रही है। सच सामने आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सरकार कुछ नहीं करेगी, लेट्स सी। मैडम जी, भक्तों को क्या फर्क पड़े, उनको वैसे भी नहीं कुछ फर्क पड़ता, नादान है वो बेचारे, जीने दो उन्हें। सोशियो इकोनॉमिक पे केस डाल रहे हैं, कुछ मार्गदर्शन करें। सोशियो इकोनॉमिक पे केस मैंने पहले भी कहा था कि पूरी आपके पास आप सारे के सारे तथ्य होने चाहिए और ऐसे पिटिशनर्स होने चाहिए जो टॉपर्स थे और बाहर हो गए इसकी वजह से। यदि ऐसे हैं, यदि पिछले सारे आपके पास तथ्य हैं और आपके वकील बहुत अच्छे हैं तो केस के साथ आगे बढ़ें, अदरवाइज मैं आपको ये कहूंगी कि पहले सरकार से बात करने की कोशिश करें। सचिन सिंह पुलिस एसआई वाला भी ऐसा ही हुआ था, सारे ही ऐसे हुए हैं जब से ये बैठे हैं, इनके बाद जितने भी एग्जाम हुए सबका करो ना। और ऐसा थोड़े है कि डिप्टी सेक्रेटरी अकेले ही थे एचपीएससी के, सब कुछ मैनेज कर रहे थे। एचपीएससी के अधिकारियों के साथ एचएसएससी के अधिकारियों को क्यों ना पूछा जाए। एचएसएससी के अधिकारियों के ऊपर भी तो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और स्टेट लेवल की क्यों कर रहे हो, एसआईटी का गठन तो करो ही साथ में, सीबीआई को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। यदि आप सच्चे हो, अच्छे हो, ईमानदार हो, पारदर्शी हो, आस्क सीबीआई, रिक्वेस्ट सीबीआई। 2019 वाली भी इंक्वायरी पेंडिंग है, लगे हाथ उसको भी करवा लेना साथ के साथ। चलिए, मेरे ख्याल साहिल पंडित किसको बोले मैम, किसको रोए, रोना क्यों है, लड़ेंगे। गोली क्यों ना मारे इन करप्शन वालों को, गोली नहीं, देखो फैक्ट के साथ बोलो, देखो अपने आप को एजुकेट करो। और हम अगर एजुकेट हो गए ना, हमें अगर ये पता है कि ये चीज है, ये गलत है और ये मांगना है और यही सही है, अगर उसके ऊपर अड़ गए और वही चीज रिपीट करते रहे, बोलते रहे, और अगर आप सही हो तो आपको कौन कितना दबा देगा। 1 बार दबा देंगे, 2 बार दबा देंगे, 10 बार दबा देंगे, 100 बार दबा देंगे, 101वीं बार क्या करोगे। तो आपके संघर्ष के ऊपर डिपेंड करता है ना ये तो, कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। 1 बार दब गए, 2 बार दब गए, जब उनको पता चल जाएगा कि इसको चुप ही नहीं कराया जा सकता है, ये तो बोलते ही रहेंगे, तब क्या करोगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, सच को नहीं दबाया जा सकता। सच जो है वो आता उठता ही रहेगा, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे, कोई और बोलेगा, सच को कितना दबा लोगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्सिंग की कैंसल होगी मैम, सभी को कैंसल होना चाहिए जो भी इनकी टेन्योर में एग्जाम्स हुए हैं, और जिन जिनका प्रूवन वो मिल जाता है फैक्ट कि भाई जो जो प्रूव हो जाते हैं, जैसे डेंटल सर्जन में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 30 से 40 अभ्यर्थी इन्होंने पास करवाए, तो यदि वो सच में पास मिलते हैं तो डेंटल सर्जन कैंसिल होगी। जो एचसीएस में इन्होंने नाम लिया 2 पास करवाए, यदि वो सच में पास मिलते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन में तो वो एचसीएस कैंसिल होगा। ऐसे ही जहां जहां प्रूव होता चला जाएगा, स्टाफ नर्स हो गया, वीएलडीए हो गया, जहां जहां प्रूव होता चला जाएगा उसको कैंसिल होना चाहिए, मैं ये कह रही हूं, चाहिए। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार क्या करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। हाँ, और लड़ो अपने लिए, लड़ो।